हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10 के सिविक्स के चैप्टर 2 फेडरलिज्म के बारे में। फेडरलिज्म जो चैप्टर है ये कहता है कि किस तरीके से हम पावर को शेयर करते हैं और इस पावर को शेयर करके किस तरीके से हमने हमारे देश में जो डाइवर्सिटी है उसको एकोमोडेट किया है। तो इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। फेडरलिज्म जो है, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि जो फेडरलिज्म है इसमें हम पावर को डिवाइड करते हैं सेंट्रल में एंड सेंट्रल के सब यूनिट्स में। सेंट्रल के सब यूनिट्स कौन कौन सी होती है? जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, उसके बाद हम एक बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट। ये सारी जो होती हैं ये इसके सबऑर्डिनेट्स, ये सारी इसकी जो सब यूनिट्स गवर्नमेंट्स होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इज मीन फॉर द एंटायर कंट्री। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी एंटायर कंट्री पे काम करता है और जो है पूरी एंटायर कंट्री के जो वेलफेयर है उस पर बात करेगा। वाइल द स्टेट गवर्नमेंट जो है, वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट के डे टू डे लाइफ के बारे में, यानी कि डे टू डे स्टेट के जो मैटर्स हैं उनको सॉर्ट आउट करता है। ठीक है। हाँ, फेडरलिज्म जो है, फेडरलिज्म के अंदर दो लेवल गवर्नमेंट है। अभी हम बात करेंगे दो लेवल एंड फिर हम बात करेंगे कि कैसे 1992 में एक प्रॉपर 90 स्पेशली 1992 में ढंग से इंप्लीमेंट किया गया थर्ड लेयर ऑफ गवर्नमेंट या थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट जो कि लोकल गवर्नमेंट है। ए फेडरेशन ऑफ द टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, वन इज द गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री, यानी एक गवर्नमेंट जो होती है पूरी कंट्री के लिए होती है और वो पूरे नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को सॉर्ट आउट करती है। और जो अदर गवर्नमेंट होती है, जैसे जिसको हमने बोला है स्टेट गवर्नमेंट, और वो स्टेट के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को जो है देखती है। बोथ दिस लेवल ऑफ द गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, यानी कि ये दोनों गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं अपने डे टू डे लाइफ, ये दोनों जो गवर्नमेंट है ये अपना अपना काम करती है और दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाती जब तक कि कोई देश पे समस्या ना हो। ठीक है। अब ये जो फेडरलिज्म है इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस फेडरलिज्म को दो ऑब्जेक्टिव को देखते हुए फुल, और इन दो ऑब्जेक्टिव को देखते हुए कहीं ना कहीं हमारे देश में इंप्लीमेंट किया गया और कहीं ना कहीं हमारे देश में इन्होंने बहुत अच्छे से चीजों को एकोमोडेट किया। सबसे पहले हमारी जो यूनिटी है उसको इसने प्रोटेक्ट किया। दूसरा, जो हमारी डाइवर्सिटी है, अगर आप देखें कि दुनिया के देशों में से, वर्ल्ड के देशों में से अगर किसी देश में इतनी डाइवर्सिटी है तो वो है हमारा देश। तो इतनी डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने का जो रीजन था वो एकोमोडेट हम कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फेडरलिज्म। ठीक है। अब यहां पर जो है, जो एक तो होती है फेडरल सिस्टम या फेडरल गवर्नमेंट और एक होती है यूनिटरी गवर्नमेंट। तो इन दोनों में क्या अंतर है वो हम बात कर लेते हैं। फेडरल गवर्नमेंट जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, यूनिटरी गवर्नमेंट में सेंट्रलाइज सिस्टम चलता है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कंट्रोल करती है सभी को। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कमांड पास करती है सब यूनिट्स को, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑर्डर देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही सुप्रीम हो सकती है। लेकिन यहां पर यानी यूनिटरी सिस्टम में केवल एक काम कर रहा है, जैसे आपका श्रीलंका, फ्रांस, स्पेन, इटली। ठीक है, इसमें यूनिटरी गवर्नमेंट है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट होल सोल है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी तरीके का कमांड या ऑर्डर दे सकती है। जो फेडरल गवर्नमेंट है यहाँ पर टू और मोर टायर, यानी कि हमने कहा जैसे थ्री टायर, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, ये थ्री टायर सिस्टम हो गया। ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी कि ना सेंट्रल स्टेट के काम में अड़ंगा लगाती है ना स्टेट सेंट्रल के। द सेंटर कैन नॉट इशू द कमांड्स, और सेंटर बेवजह किसी पे कोई कमांड नहीं पास कर सकता जब तक कि देश हित की बात ना हो। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट पास द ऑर्डर टू डू समथिंग, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे मुंह उठा के कुछ भी नहीं बोल सकता कि भाई आप ये करिए। द स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर ऑफ इट्स ओन, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर्स दी गई हैं कि आप अपना देश चलाइए और अपना देश नहीं, अपना स्टेट चलाइए और अपने स्टेट को आप जो है ढंग से मैनेज करिए। तो ये इसके जो एग्जांपल है यूएसए, इंडिया, कनाडा, ब्राजील, बेल्जियम। बेल्जियम का हम एग्जांपल पढ़ के आए हैं, तो बेल्जियम ने फेडरल सिस्टम को एकोमोडेट किया। और बेल्जियम के अगेंस्ट में हम एक चीज पढ़ के आए थे, श्रीलंका, और श्रीलंका ने यूनिटरी सिस्टम को किया। तो वहां पर हालात जो है वो आप देख सकते हो कि वहां पर गृह युद्ध जैसे कंडीशंस बनी हुई हैं। फेडरलिज्म जो है उसके फीचर्स की हम बात कर लेते हैं। फेडरलिज्म के अंदर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। कौन कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको आपने यूनियन गवर्नमेंट भी बोला है, उसके बाद है आपका स्टेट गवर्नमेंट, और अभी हम बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है। डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, और जो आपके ये जो डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये जो है सेम सिटीजन को गवर्न करते हैं। इसका मतलब समझिए कि जैसे हम हैं,
अगर हम यहाँ पर जैसे कोई गुजरात का नागरिक है या गुजरात का सिटीजन है, तो वो ऐसा थोड़ी है वो गुजरात का सिटीजन है तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं होगा, वो इंडिया का सिटीजन भी होगा, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको रूल कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है कि कहाँ कहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंटरफेरेंस करेगी और कहाँ कहाँ स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करेगी। बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन, यानी हर टायर का यानी कि हर सिस्टम का अपना एक एरिया है, अपना एक दायरा है, और उसी दायरे में रह के वो गवर्नमेंट काम कर सकती है, ठीक है। इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब किस मैटर में किस गवर्नमेंट को बोलना है, ये आराम से हमारी जो संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने बहुत अच्छे से समझाया है। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई द जुरिडिक्शन, जुरिडिक्शन मतलब वो एरिया, और स्कोप ऑफ अथॉरिटी मतलब कि किसका कितना अधिकार है, वो एरिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने समझाया है, ऑफ रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ने बिल्कुल बताया, कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि किस गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ काम करना है, कहाँ इंटरफेरेंस करना है और कहाँ नहीं करना है। द एग्जिस्टेंस ऑफ द अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, मतलब कि हर गवर्नमेंट की अपना कॉन्स्टिट्यूशन का दायरा है और उसी दायरे में रह के वो काम करेगी। The fundamental provision of the constitution can be changed only with the mutual consent of the both the level of the government, और कोई भी अगर चीज चेंजेस करने हैं तो वहां पर दोनों लेवल के गवर्नमेंट की, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का कंसेंट होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मुंह उठा के कुछ भी कर देगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जो है फेडरलिज्म के नेक्स्ट फीचर्स में, ये फेडरलिज्म के फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फेडरलिज्म के फीचर्स आपको याद होने चाहिए। पहला फीचर क्या है कि दो या दो से ज्यादा लेवल होने चाहिए। दूसरा फीचर क्या है कि हर लेवल जो है जो सिटीजन है वो सेम सिटीजन है, लेकिन सबका अपना एक जुरिडिक्शन है। और वो तीसरा फीचर ये कि वो जो लेवल है, वो जो दायरा है, वो कौन डिसाइड करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। तीसरा जो है द एग्जिस्टेंस एंड द अथॉरिटी इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड, यानी कि वही जो अथॉरिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है, कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया है कि आप किस तरीके से काम करेंगे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो है, फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज ओनली द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द बोथ लेवल, यानी कि फिफ्थ पॉइंट ये है कि अगर कोई आपको प्रोविजन में चेंज करना है, अगर आपको चाहते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस हो जाए करंट सिचुएशन को देखते हुए, तो वहां पर दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट होना जरूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट मुंह उठा के कुछ भी नहीं कर सकती। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है, यहाँ पर हमारे जो फेडरलिज्म है, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट बात है कि हमने कोर्ट को, यानी हमने जुडिशरी को बिल्कुल सेपरेट रख रखा है, उस पर कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। कोर्ट हैज द पावर ऑफ इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। कोर्ट के पास सबसे बड़ी पावर है। द हाई कोर्ट हैज एन एडजेक्टर एडजुडिकेटर ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कोर्ट के पास पावर है कि अगर दो स्टेट गवर्नमेंट आपस में उलझ जाती हैं, जैसे कावेरी नदी, अगर आप देखो कि कावेरी नदी का जो डिस्प्यूट है, कावेरी रिवर का जो डिस्प्यूट है, वो दो स्टेट्स के बीच में था, आई थिंक तमिलनाडु एंड कर्नाटका, ये मेरे ख्याल से जो मुझे याद आ रहा है ना, कर्नाटका, हाँ तमिलनाडु तो श्योर हूं मैं, ठीक है। तमिलनाडु और कर्नाटका दो स्टेट थे जिनके बीच में ये डिस्प्यूट था, और कहीं ना कहीं यहाँ पर इसको सॉर्ट आउट किसने किया, सुप्रीम कोर्ट ने ही किया। The sources of revenue for the each level of the government are clearly specified for ensuring the smooth functioning and the functionally financially autonomy, यानी कि जो दोनों गवर्नमेंट है, वो दोनों गवर्नमेंट अपना जो घर है वो खुद चलाएंगी, मतलब कि अपना जो चीजें हैं, अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करेंगी और उसी से ही अपना स्टेट चलाएंगी। वो अलग बात है कि जैसे कोई दूसरा एक्स्ट्रा फंडिंग की है, जैसे कोविड के टाइम पे आप देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को मदद की थी, लेकिन फिर भी रोज का खर्चा तो आपको खुद निकालना पड़ेगा। रोज के आप किस तरीके से, और वो खर्चा कैसे निकालोगे, आप टैक्स लगा के, आप अलग तरीके से रेवेन्यू कैसे जनरेट कर रहे हो, वो स्टेट गवर्नमेंट का हेडेक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हेडेक नहीं। The federal system is the safeguard. The federal system safeguard and promotes the unity of the country and also accommodate the regional diversity. तो जो फेडरल सिस्टम है कहीं ना कहीं एक हमारी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए और हमारी कंट्री के यूनिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। जुरिडिक्शन ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, द एरिया ओवर विच द समवन हैज द लीगल अथॉरिटी, द एरिया में बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज इन टर्म्स ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, मतलब कि जो जुरिडिक्शन है वो पर्टिकुलर एरिया है, यानी पर्टिकुलर दायरा है जिसमें अथॉरिटीज काम कर सकती हैं। और ये किस टर्म में है, एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री, मतलब कि गुजरात का सिटीजन है तो गुजरात की गवर्नमेंट पहले हैंडल करेगी, और गुजरात की गवर्नमेंट से हैंडल नहीं होता देन फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेगी। तो इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर दायरा, पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हर जगह बना दी गई है। द एग्जैक्ट पावर, the exact balance of power between the central and the state government varies from one federation to another.
यानी कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, वो हर गवर्नमेंट अपने हिसाब, वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक बैलेंस बनाया गया है कि किस तरीके से या क्या-क्या पावर्स आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वर फॉर्म्ड, और ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है किसी देश का, ठीक है। आइडियल फेडरलिज्म बेस्ड ऑन द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड टू लिव टुगेदर। अगर हम आइडियल फेडरलिज्म की बात करें तो एक आइडियल फेडरलिज्म तभी पॉसिबल होता है जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में ट्रस्ट बनाए रखें, उनमें म्यूचुअल ट्रस्ट हो। सेंट्रल गवर्नमेंट कहे कि हाँ, हमें पूरा विश्वास है आप स्टेट रन कर लोगे, और स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी कि हमें पूरा भरोसा है कि आप हमारी मुसीबत में आप हमारा साथ दोगे। एंड दे लिव टुगेदर, मतलब कि वो आपस में कंसेंट लेते हुए जो है अपनी अपनी गवर्नमेंट को हैंडल करें और देश की यूनिटी को मेंटेन करें। इस तरीके से यहाँ पर आइडियल फेडरलिज्म की परिभाषा जो है मेंशन होती है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ द फेडरलिज्म या फेडरेशन, दो तरीके के फेडरेशन देखे गए हैं, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर, इसके अंदर जो कमिंग टुगेदर है वो यहाँ पर जो स्टेट्स होते हैं, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, वो मिलके बड़ी यूनिट बनाते हैं, so that the pooling sovereignty and retaining their identity they can increase their security। देखो, कमिंग टुगेदर के जो फेडरेशन है या कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, इसके अंदर क्या होगा, हर स्टेट की अपनी आइडेंटिटी है। जैसे यूएसए है, हम यूएसए की फुल फॉर्म क्या करते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर जैसे ये बहुत सारे स्टेट्स बने हुए हैं। अब ये सारे स्टेट, हर स्टेट की अपनी इंडिविजुअलिटी है, हर स्टेट का अपना रूल है। वहां पर ये सारे स्टेट मिलके एक पूरा का पूरा अमेरिका बनाते हैं, ठीक है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी उतने ही राइट्स हैं जितने स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। यानी हर स्टेट अपनी पावर को एंजॉय करता है और अपनी पावर को इंप्लीमेंट करता है। यहाँ पर ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव द इक्वल पावर एज द फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास सेम पावर्स है। जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। सो बी कॉशियस अबाउट दीज स्टेट्स, दीज कंट्रीज, कि आपका कमिंग टुगेदर मतलब कि बहुत सारे स्टेट एक साथ आ गए हैं, और लेकिन वहां पर स्टेट्स के पास बहुत ज्यादा पावर है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी इक्वल पावर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास इक्वल पावर है, तो दैट इज कमिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर जो कि हमारे देश में होती है, होल्डिंग टुगेदर यहाँ पर जो नेशनल गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट के अंदर, यानी कि यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल है देन द स्टेट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है कंपैरेटिव टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर हम देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में से कौन जो है प्रिवेल करेगा, कौन इफेक्टिव है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। फेडरेशन गवर्नमेंट अकोमोडेट डाइवर्सिटी। बेल्जियम एंड इंडिया आर द गुड एग्जांपल ऑफ इट, बिकॉज कंट्रीज अडॉप्ट फेडरलिज्म फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट दो तरीके की, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों के पास सेम पावर है। होल्डिंग टुगेदर जिसके अंदर जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर कम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा है। होल्डिंग टुगेदर का एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और कमिंग टुगेदर के अंदर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एंड होल्डिंग टुगेदर के अंदर एग्जांपल है इंडिया, ठीक है। अब हमारे देश को क्या चीज एक फेडरल कंट्री बनाती है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर द यूनियन ऑफ स्टेट। भाई हमारा देश जो है वो स्टेट्स का ही तो ग्रुप है। हमारे देश में आप देखिए जो है बहुत सारे स्टेट हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, जो है ये बहुत सारे स्टेट्स हैं, और स्टेट्स को मिलाकर ही हमारा देश बना है। बट इंडिया इज ए फेडरल कंट्री बिकॉज इट फुलफिल द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। लेकिन हमारा देश जो है इतने स्टेट्स का यूनियन, मतलब हमारा देश जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि इन स्टेट्स का मिला जुला रूप है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा देश एक फेडरल कंट्री भी है। और फेडरलिज्म क्यों है, सिर्फ नाम का फेडरलिज्म नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं ये फीचर्स इंक्लूड किए हुए हैं। अब देखिए हम बात करते हैं कि कौन कौन से फीचर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर जस्टिफाई द इंडिया एज ए फेडरल कंट्री। अब कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे देश को एक फेडरल कंट्री जो है बनाते हैं। A constitutionally originally provided a two-tier system, union government and द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि हमने पावर को डिवाइड किया है। पावर को सेंट्रल ने अपने हाथ में नहीं लिया हुआ है, उसने डिवाइड कर दिया है। पावर को हाथ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस सिस्टम में लिया था, यूनिटरी सिस्टम में, ठीक है। जिसका एग्जांपल था आपने देखा था कि आपका जो श्रीलंका है, ठीक है।
तो वहां पर जो यूनिटरी सिस्टम है, यूनिटरी सिस्टम के अंदर पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा देश है, या हमारे देश ने पावर को डिवाइड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। लेटर अ थर्ड टायर ऑफ द फेडरलिज्म वाज एडेड लाइक इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। और जो तीसरा सिस्टम है जो कि हमने विलेजेस और पर्टिकुलर सिटीज को देखने के लिए सिस्टम डेवलप किया, वो था थर्ड टायर सिस्टम, जो कि था आपका लोकल गवर्नमेंट। तो कौन कौन सी हो गई आपकी? सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट एंड देन लोकल गवर्नमेंट। तो पहला स्टेट, पहला सेंट्रल, दूसरा स्टेट एंड थर्ड लोकल गवर्नमेंट। ईच अदर गवर्नमेंट हैज इट ओन जुरिडिक्शन एंड स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम ये बात पढ़ के आए हैं कि जो गवर्नमेंट है उसका दायरा निश्चित है, और वो निश्चित किसने किया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने। There is a threefold division of the legislative power between the union and the state government through the three list। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि थ्री फोल्ड डिविजन कौन से होते हैं? थ्री फोल्ड डिविजन यानी कि तीन लिस्ट बना दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे हम यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, जो है रेसिडुअल पावर, इसके अंदर जो है वो हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग अलग जो है गवर्नमेंट को अलग अलग पावर्स दी हैं, और किन किन पावर्स पे वो बात कर सकते हैं और किन किन पावर्स पे बात नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट जो होती है, ओनली द यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो होती है जिसमें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, वो है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग एंड करेंसी। स्टेट लिस्ट वो होती है जिसमें केवल स्टेट गवर्नमेंट मदद कर सकता है। तो थ्री फोल्ड डिवीजन, थ्री फोल्ड जो डिविजन हैं उसमें बच्चे क्या लिखे आते हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि थ्री फोल्ड डिवीजन में बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ये बात लिखे आते हैं, जबकि ये गलत है, क्योंकि थ्री फोल्ड से उनको तीन चीजें दिखाई देती है, बल्कि थ्री फोल्ड डिविजन्स में आपको क्या लिखना है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और अभी हम एक और बात करेंगे। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट में कौन सी बात है? जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कानून बना सकती है। दूसरा है स्टेट लिस्ट, जिसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बात कर सकती है, जिसमें जैसे पुलिस है, एजुकेशन सिस्टम है, यानी हर स्टेट का अपना एजुकेशन सिस्टम को वो मेंटेन कर सकती है। ठीक है, और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है जो कि जब हमारा देश जो है इट इंक्लूड द सब्जेक्ट ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि ऐसे लिस्ट, तो ऐसे लिस्ट जो कि सेंट्रल और कॉमन, सेंट्रल और स्टेट दोनों के अंदर आते हैं, जैसे आपका फॉरेस्ट है, ट्रेडिंग है, मैरिज है, अडॉप्शन है, सक्सेशन है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा किसके अंदर आ रहा है। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट। मतलब कि अगर कोई फॉरेस्ट है, अगर कोई फॉरेस्ट किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में आ रहा है, तो जो है स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। अगर सपोज दैट स्टेट गवर्नमेंट करने में जो है उसको दिक्कत आ रही है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद ले सकती है। If their law conflict with each other, the law made by the union government will prevail। और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, सपोज दैट दो स्टेट आपस में उलझ गए हैं, और कोई मतलब कोई फॉरेस्ट है, कोई जगह है, या कोई अडॉप्शन जगह, अडॉप्शन किसी बच्चे के अडॉप्शन में कोई दो स्टेट उलझ गए, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है वो माना जाता है, प्रिवेल करता है, यानी माना जाता है। अब उसके बाद एक और चीज है रेसिड्यूरी पावर। रेसिड्यूरी पावर जो होती है, एक्चुअली ये वो चीजें हैं जो it include all those subjects which are not above three list and came up after the constitution was made। Actually ये वो टॉपिक थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तब थे ही नहीं। ठीक है, जैसे साइबर वर्ल्ड है, जैसे कंप्यूटर है, ये तो काफी बाद हमारे ये टॉपिक्स आए हैं। तो इन पे कौन बना सकता है? इन पे यूनियन गवर्नमेंट जो है उसके पास पावर है, वो काम कर सकता है। तो इसमें कौन कौन सा है? साइबर वर्ल्ड और कंप्यूटर, मेन तो ये दो चीजें हैं जिन पे आप बात कर सकते हो। तो रेसिड्यू, तो हमारे पास थ्री फोल्ड डिवीजन में एक तो जो है आपका यूनियन लिस्ट है, उसके पहला आपका यूनियन लिस्ट, दूसरा आपका स्टेट लिस्ट एंड तीसरा आपका कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी, स्टेट लिस्ट में स्टेट बनाएगी, और कॉन्करेंट में दोनों मिलकर बनाएंगी। उसके बाद रेसिड्यूरी पावर है। रेसिड्यूरी पावर वो टॉपिक है जिनमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद वो टॉपिक जो है लाइमलाइट में आए, और जैसे कंप्यूटर है, साइबर वर्ल्ड है, उसमें यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लॉ है बनाने का। ठीक है, उसके बाद जो है अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे देश में जुडिशरी जो है वो कैसे बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। इट प्लीज, इस पे इंपॉर्टेंट आता है कि हाउ वी कैन जो है हाउ वी कैन एकोमोडेट द जुडिशरी इन आवर फेडरलिज्म सिस्टम, या फेडरल सिस्टम में आपने जुडिशरी को कैसे एकोमोडेट किया और जुडिशरी की क्या क्या पावर्स है। ठीक है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोसीजर। तो जो इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब कि जो जुडिशरी सिस्टम है, वो ये बहुत अच्छे से निगरानी रखता है कि क्या क्या चीजें कॉन्स्टिट्यूशनली हो रही हैं या नहीं हो रही हैं।
In case of any dispute between the center and the state regarding the division of the power, the High Court and the Supreme Court have the right of the adjudication. यानी कि अगर किसी देशों में या अगर दो स्टेट्स उलझ गए हैं या सेंटर और स्टेट उलझ गया है, यानी कि तो सेंट्रल की बात भी अगर हमने कहा कि अगर स्टेट और सेंट्रल उलझ गए तो सेंट्रल की बात मानी जाएगी, लेकिन स्टेट ने अगर मना कर दिया तो ले दे के सेंट्रल कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। एंड देन सुप्रीम कोर्ट अगर उसको देखेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात सही है या नहीं है, अगर सही है तो वो कहेगा कि बिल्कुल आपको बात माननी चाहिए, आप बात मान क्यों नहीं रहे। ठीक है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जो है राइट देने, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जो है इंस्ट्रक्शन दे सकता है, कौन है वो? हमारा सुप्रीम कोर्ट। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट, इसके अलावा हमारे देश में एक और चीज जो है बहुत अच्छी बात कही गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू जनरेट करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर ऑफ द टैक्सेशन टू रेज द रेवेन्यू टू फंड द गवर्नमेंट एंड डेवलप द स्टेट। तो ये जो स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये अपना फंडिंग खुद जनरेट करती है, अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करती है बाय द इंप्लीमेंटिंग ऑफ टैक्सेस, मतलब वो अलग अलग टैक्स लगा के और जो भी उनको तरीका यूज करना है उसके थ्रू। अब यहाँ पर एक बात करते हैं स्पेशल स्पेशल स्टेटस ऑफ द स्टेट। ऑल स्टेट डू नॉट हैव द इक्वल पावर। अब देखो, हमने कहा कि हमारा जो फेडरल सिस्टम है इसमें यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट तो है, इसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है, सारे स्टेट्स को इक्वल राइट्स नहीं दिए गए हैं। कुछ स्टेट्स के पास स्पेशल स्टेटस है और कुछ के पास स्पेशल स्टेटस नहीं है। ऑल द स्टेट्स ऑफ द यूनियन, इंडियन यूनियन, डू नॉट हैव द आइडेंटिकल पावर्स, यानी कि सबके पास सेम पावर नहीं है। सम स्टेट एंजॉय स्पेशल स्टेटस, कुछ स्टेट जो होते हैं वो स्पेशल स्टेटस को जो एंजॉय कर रहे हैं। इनमें कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम। इसमें जो है स्टेट सच एज द आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम enjoy the special power under the certain provision of the constitution Indian article 371। इसमें जो इंडियन आर्टिकल 371 है उसके तहत ये कुछ पर्टिकुलर जो है उनको राइट्स दिए गए हैं। और ये क्यों दिए गए हैं? क्योंकि इनका जो कल्चर है, इनका कहीं ना कहीं इन जो पर्टिकुलर एरियाज हैं इनमें कल्चरल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए पर्टिकुलर राइट्स दिए गए हैं। दीज स्पेशल पावर्स आर स्पेशली एंजॉयड इन द रिलेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स ऑफ द इंडिजिनस पीपुल। मतलब कि यहाँ पर लैंड राइट्स जो है, मतलब कि वही लोग यहाँ पर लैंड खरीद सकते हैं जो वहां के जो है निवासी हैं। एंड ऑल्सो द प्रेफरेशनली एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट सर्विसेज। और इन स्टेट के जो नागरिक हैं, जो सिटीजन हैं, उनको जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जॉब में कुछ पर्टिकुलर रियायत भी दी गई है। Indians who are not permanent resident of the state of this state cannot buy land or house there। मतलब जो इन स्टेट्स के पर्टिकुलर नागरिक या सिटीजन नहीं है वो यहाँ पर परमानेंट हाउस नहीं खरीद सकते। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा वहां के कल्चर को देखते हुए किया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर जो है उसके पास भी एक स्पेशल स्टेट का प्रोविजन था जो कि 370 आर्टिकल के तहत था, जो कि अभी हटा दिया गया है, जिसपे बहुत बवाल हुआ और कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा भी बना। लेकिन मेरे हिसाब से वो 370 आर्टिकल हटाना बहुत सही था। ठीक है, मे भी कई लोग इसके अगेंस्ट में होंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय सिचुएशन कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो किया वो बहुत सही किया। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करिएगा। अब उसके बाद है यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं? हमारे देश में कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं, यानी स्टेट नहीं कह सकते, कुछ ऐसी जगह भी हैं जो कि बहुत छोटी हैं, मतलब टू स्मॉल, जिनको हम स्टेट का दर्जा भी नहीं दे सकते, और बहुत ज्यादा मतलब नॉट टू स्मॉल, मतलब कि बहुत बड़ी भी नहीं है और बहुत छोटी भी नहीं है। मतलब कि ये जो है दीज आर द स्मॉल यूनिट्स ऑफ इंडियन कुड नॉट बी मेड ए स्टेट। मतलब कि वो इतनी बड़ी भी नहीं है कि उनको स्टेट का दर्जा दिया जाए, इतनी छोटी भी नहीं है, नॉट टू स्मॉल, इतनी छोटी भी नहीं है कि उनको मर्ज कर लिया जाए किसी स्टेट में, और नॉट टू बिग, नॉट टू लार्ज और बिग कि उनको एक स्टेट का दर्जा दे दिया जाए। तो ये जो चीजें हैं कि स्टेट का दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए, तो जब इतनी दिक्कत थी कि भाई इनको स्टेट में मर्ज किया जाए, नहीं किया जाए, स्टेट का दर्जा दिया जाए, तो कुछ जो है यूनियन टेरिटरीज बना दी गई। तो हमारे देश में जो है करंटली 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उन पे कौन ऑथराइज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी यहाँ किसके रूल चलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के। इसका एग्जांपल है दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दादर, नागर हवेली, दमन, दीव, पौडुचेरी, चंडीगढ़। तो ये जो है, ये सारे जो है आपके यूनियन टेरिटरीज हैं। यहाँ पर जो है यूनियन टेरिटरीज जो है वो किसके अथॉरिटी में आएंगे, किसके अंडर में आएंगे? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आएंगे। ठीक है, these territories
these territories do not have the power of the state, यानी कि इनके पास states की power नहीं है. The central government has the special power. Central government के पास special power है. This sharing of the power between the union government and the state government is to the basic structure of the constitution. और यही कहीं ना कहीं जो power sharing है वो कहीं ना कहीं हमारे constitution का basic part है. अभी हाल फिलहाल जो है, अभी थोड़े दिनों पहले न्यूज में था कि स्टेट जो है दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का जो है वाद विवाद चल रहा है, कुछ आर्गुमेंट चल रहे हैं. तो कहीं ना कहीं फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ बताया कि क्यों जो है हम इसको नहीं बना रहे हैं पूरा स्टेट. तो उस पे भी अभी मुद्दा गर्म है, राजनीति गर्म है. ठीक है. अब जो है अगर हम ये बात करें कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करना है, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट मुंह उठा के चेंज नहीं कर सकती, अमेंडमेंट नहीं कर सकती. चेंजेस को इंग्लिश में बोलते हैं अमेंडमेंट. ठीक है. चेंजेस को लीगल भाषा में बोलते हैं अमेंडमेंट. चेंजेस खुद ही इंग्लिश है. ठीक है. बच्चे बोलेंगे कि हम चेंजेस नहीं लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते, क्योंकि हमको यहाँ पर लॉ लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी. तो लॉ में अमेंडमेंट को चेंजेस, लॉ लैंग्वेज में चेंजेस को अमेंडमेंट बोला जाता है. प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट और द चेंजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं. नो गवर्नमेंट कैन अलोन द चेंजेस ऑफ प्रोविजन. कोई भी गवर्नमेंट अकेली नहीं है जिसके पास राइट्स हो. द अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास बाय 2/3 मेजोरिटी. और अगर कोई चेंजेस करने हैं तो वहां पर 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए दोनों हाउसेज में. कौन से में? लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेज में. दोनों जो पार्लियामेंट के बोथ हाउसेज हैं उसमें 2/3 मेजोरिटी से चेंजेस, 2/3 मेजोरिटी से वो अमेंडमेंट बिल पास होना चाहिए. द बिल शुड बी रेटिफाइड बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. इसके अलावा तो पहला क्या है कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए. 2/3 मेजोरिटी चाहिए कहाँ कहाँ? आपके लोकसभा, हिंदी में लिख देती हूं मैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. ठीक है. इसके अलावा दूसरा, जो स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, टोटल स्टेट, उनमें से हाफ स्टेट, यानी कि अगर 28 स्टेट है तो 14 स्टेट्स में भी ये जो उनकी विधानसभा है, यानी कि जो उनका स्टेट लेजिस्लेचर है, वहां पर भी ये बिल पास होना चाहिए. ठीक है. तो ये जो एक तरीका है कि 2/3 मेजोरिटी एंड द हाफ स्टेट, एटलीस्ट हाफ स्टेट की मेजोरिटी आनी चाहिए यहाँ पर, तब जाके कोई भी बिल जो है बिल में चेंजेस आना चाहिए, आ सकता है. हाउ द फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज, ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे फेडरलिज्म को प्रैक्टिसाइज किया जाता है हमारे देश में और किस किस तरीके से हमने फेडरलिज्म को मेंटेन किया है. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ द फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट. भाई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो है वो बिल्कुल, भाई कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है कि फेडरल कंट्री है, लेकिन लिख देने से ही कुछ नहीं होता है. ठीक है. If the federal experiment has succeeded in the India, it's not merely because of the clearly laid out of the constitutional provision. मतलब कि फेडरल जो एक्सपेरिमेंट जो है हमारे देश में अगर सक्सेसफुल हुआ है तो वो केवल प्रोविजन, वो लिख देने से कुछ नहीं हुआ है, वो हमारे देश ने उस चीज को बहुत बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया है. The real success of the federalism in India can be attributed to the nature of the democratic politics in our country. और कहीं ना कहीं ये जो फेडरलिज्म है ये हमारे देश की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में, मतलब ये हम कहीं ना कहीं बिल्कुल हेड्स ऑफ करते हैं हमारे पॉलिटिशियंस को. मतलब ऐसा नहीं है, बिल्कुल उन्होंने काम किया है फेडरलिज्म को मेंटेन करने में. दिस इंश्योर द स्पिरिट ऑफ द फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट ऑफ द डाइवर्सिटी एंड डिजायर ऑफ द लिविंग टुगेदर, शेयर द आइडल ऑफ आइडियाज इन आवर कंट्री. तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें जो ढंग से शेयर की गई हैं, ढंग से मेंशन की गई है, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमारी डाइवर्सिटी को बहुत अच्छे से अकोमोडेट किया गया है. तो ये जो चीजें हैं ये हमारे देश में काबिले तारीफ है और इसी वजह से हमारे देश में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस जो है बहुत सही है. अब देखिए इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलता है हमारी लैंग्वेज पॉलिसीज पे. तो चलिए बात कर लेते हैं. अब ये जो लैंग्वेज, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए हाउ द फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज इन आवर कंट्री, तो आपको ये सारी चीजें लिखनी है कि कैसे लैंग्वेज पॉलिसी को एकोमोडेट किया गया, कैसे लैंग्वेजेस को, कैसे जो है लैंग्वेज सिस्टम को अडॉप्ट किया गया. अब देखिए ये जो फॉलोइंग पॉइंट्स है, द फॉलोइंग पॉइंट शो द फेडरलिज्म हैज बीन वर्क आउट इन द इंडिया इन द प्रैक्टिकल टर्म. देखिए लिंग्विस्टिक फ्रॉम द टाइम ऑफ From the time of independence, several new states have been formed. अब हमारे देश में बनाए गए. A vast majority of the Indian states are created to include the people who speak the same language. अब एक्चुअली क्या हुआ कि जब हमारे देश में स्टेट बनाने का काम चल रहा था, हम हमारे देश को संभाल रहे थे, तो हमने कहा कि अब किस बेसिस पे बनाए. तो नेताओं ने कहा कि चलो लैंग्वेज के बेसिस, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स आए, तो क्या लैंग्वेज के बेसिस पे बनाना चाहिए क्या? तो पहले कुछ विरोध भी हुआ और
लेकिन कहीं ना कहीं अगर जब जो है फिर उनको ये डर था कि अगर लैंग्वेज स्टेट पे नहीं, लैंग्वेज पे बना दिया तो कहीं ना कहीं देश फिर से ना डिवाइड हो जाए। लेकिन ये एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा और हमारे देश ने इस चीज को काफी अच्छे से जो है संभाला। ठीक, a vast majority of the Indian state are created to include people who speak in the same language and belong to the same region। अब इसमें क्या किया कि भाई तमिल बोलने वालों को एक साथ कर दिया गया तमिलनाडु में, जो कन्नड़ है उनको एक साथ कर दिया गया कर्नाटका में, जो तेलुगु है उनको कर दिया गया आंध्र प्रदेश में। तो इस तरीके से जो है वहां पर इससे फायदा क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो गया, लोग आपस में ढंग से बातचीत करने लग गए, ढंग से एक दूसरे की भावना को समझने लग गए। दीज स्टेट्स आर नोन एज द लिंग्विस्टिक स्टेट, यानी ऐसे स्टेट जो लैंग्वेज के बेसिस पर बनाए गए हैं, तो वो है लिंग्विस्टिक स्टेट। और यही पहला फेडरलिज्म प्रैक्टिस था जो हमारे देश में किया गया था। सबसे पहले जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये सब जो है ये बनाए गए। इसमें सबसे पहले जो लैंग्वेज स्टेट था वो हमारे देश में कौन सा बनाया गया, द फर्स्ट लैंग्वेज स्टेट वाज द आंध्र प्रदेश इन 1953। और पहला स्टेट जो था वो 1953 में बनाया गया, दैट इज द आंध्र प्रदेश। और इसके लिए कुछ पर्टिकुलर मूवमेंट्स भी चलाए गए, जिसको लीड किया गया था पोटी श्रीरामुलु ने। और इन्होंने कहा था कि भाई जो तेलुगु स्पीकिंग है उनके लिए आप अलग से स्टेट बना दीजिए, तो वो हमारे काम के लिए बेहतर होगा। वो कहीं ना कहीं काफी सक्सेसफुल भी रहा। उसके बाद जो है स्टेट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर एंड एथनिसिटी। अब देखो यहाँ पर स्टेट जो है वो कई स्टेट केवल लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बनाए गए, कई स्टेट ऐसे बनाए गए कि उनकी कल्चर, उनकी एथनिसिटी और उनका जो जियोग्राफिकल जो एस्पेक्ट है वो संभल जाए प्रॉपर तरीके से। तो जो आपका नागालैंड है, झारखंड है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, ये कहीं ना कहीं वहाँ की एथनिक आइडेंटिटी और उनकी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से बनाए गए, ताकि ये सारी चीजें, उनकी कल्चर, उनकी एथनिसिटी, उनकी ज्योग्राफिकल अडेप्टेशन जो है वो कहीं ना कहीं अलग थलग ना पड़ जाए, उस बेसिस पे ये बनाए गए। तो कौन सा स्टेट किस बेसिस पे बनाया गया ये ध्यान रखना है। आपके एनसीईआरटी में ये जो जो नाम पर्टिकुलर जगह दिए गए हैं जो कल्चर बेसिस पे, नागालैंड, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना, वो आपके कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफिकल बेसिस पे बनाए गए। अब क्या हुआ था, ये जब स्टेट बन रहा था, द लीडर फियर्ड द सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज ऑफ द लिंग्विस्ट स्टेट वर क्रिएटेड, बट द फियर प्रूव्ड फॉल्स। मतलब कि वो डर रहे थे कि ये जो कुछ जो अलगाववादी ताकतें हैं वो हमारे देश को वापस से अलग थलग ना कर दे। लेकिन ये सारे जो हैं हमारे बिल्कुल बेमानी साबित हुए और हमारे देश ने इन चीजों को जो है गलत साबित करके बताया, और कहीं ना कहीं एक बहुत प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत ईजी हो गया। यानी कन्नड़ बोलने वालों के लिए जो है कर्नाटका बहुत ईजी हो गया, तेलुगु बोलने वालों के लिए आंध्रा बहुत इजी हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज पॉलिसी की। तो हमारे देश ने किस तरीके से लैंग्वेज पॉलिसी को एकोमोडेट किया। इन अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो कहेंगे कि व्हाट इज द विच इज आवर नेशनल लैंग्वेज, तो वो बोलेंगे इन हिंदी। लेकिन मतलब अगर आप किसी से बोलेंगे कि विच इज आवर नेशनल लैंग्वेज, तो आपको क्या सुनाई देगा, हिंदी। लेकिन सही मायने में हमारे देश में कोई नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं, हमारे देश में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इंडिया डज नॉट हैव ए नेशनल लैंग्वेज, बट हिंदी इज द मदर टंग। मतलब मदर टंग हमारी हिंदी है ऑफ अबाउट ओनली द 40% ऑफ इंडियंस। मतलब कि जो 40% इंडियंस है वो हिंदी बोलते हैं। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज है ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। इट इज ऑफिशियली प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो। मतलब टाइमली हम उसको प्रमोट भी करते हैं, हिंदी दिवस भी मनाते हैं, लेकिन जो है उसको नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का ही दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर जो है अब क्या हुआ था, देखिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इंग्लिश एक्चुअली क्या हुआ था। इंग्लिश वॉज अडॉप्टेड एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज। तो पहली लैंग्वेज कौन सी है जिसको अडॉप्ट किया गया, हिंदी, एंड देन फिर इंग्लिश। इंग्लिश इज अडॉप्टेड एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज फॉर 15 ईयर्स। भाई ऐसा कहा गया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे कि 15 साल तक हम इंग्लिश को अकोमोडेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी काफी टाइम तक जो है हमारे ऊपर ब्रिटिश एम्पायर रहे, तो हो सकता है कि इंग्लिश का इम्पैक्ट एकदम से ना जाए। तो 15 साल तक के लिए यानी 1965 तक जो है इसको हम रख लेते हैं। बट लेकिन देखा गया कि 1965 के बाद भी कई स्टेट जो थे वो इसको कंटिन्यू करने के फेवर में थे, बट इट स्टिल कंटिन्यू जस्ट बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ नॉन हिंदू स्पीकिंग स्टेट। और जो नॉन हिंदू स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट थे, उन्होंने कहा कि नहीं आप इसको रहने दीजिए। और तमिलनाडु में ये खास तौर से जो है ये जो मूवमेंट था वो काफी वायलेंट हुआ। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जैसा चल रहा है चलने दो, बेवजह देश में दंगे मत भड़काओ।
Besides Hindi, there are 21 other languages recognized as a scheduled language by the Constitution. मतलब हिंदी के अलावा 21 और लैंग्वेजेस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई है। तो 21 लैंग्वेजेस हिंदी के अलावा है, तो हिंदी को मिला के कितनी लैंग्वेजेस है? 22। ये ध्यान रखिएगा, टोटल हिंदी को मिला के 22 और हिंदी के अलावा 21 लैंग्वेजेस है। और अगर कोई कैंडिडेट कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशन का कोई एग्जाम देता है, तो उसके पास पूरे राइट्स हैं कि वो इन 22 लैंग्वेजेस में से कोई सी भी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकता है, क्योंकि ये सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस बना दी गई हैं अकॉर्डिंग शेड्यूल। ऑफिशियल लैंग्वेज बोल दीजिए, शेड्यूल लैंग्वेज बोल दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज बोल दीजिए, ठीक है। अनलाइक श्रीलंका, द लीडर्स आवर कंट्री अडॉप्टेड अ वेरी कॉशियस एंड एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द हिंदी। अब श्रीलंका में देखिए क्या उन्होंने सिन्हाला जो ग्रुप था उसी को प्रमोट किया उन्होंने कहा, और उन्होंने तमिल ग्रुप को उन्होंने जो है नेग्लेक्ट कर दिया था। तो किस तरह की गलत कंडीशंस जो है, डिजास्टर हो गया था उनके देश में। तो इसीलिए हमारा देश जो था वो बहुत फूक फूक के कदम रख रहा था। उसने कहा था कि नहीं भाई, हम जो है ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि हमारा देश बढ़ जाए, ठीक है। अब जो है द लीडर ऑफ अवर कंट्री अडॉप्टेड ए वेरी कॉशियस एटीट्यूड, और हमारे देश के नेताओं ने बहुत कॉशियस एटीट्यूड करा। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड ऑफ बाय एग्रीइंग द कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलोंग द हिंदी। उन्होंने कहा कि चलिए आप दोनों लैंग्वेजेस में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें मतलब बेवजह के दंगे मत करिए, आप तो कर लीजिए, ठीक है। अब जो है सेंट्रल और स्टेट रिलेशंस एंड द फेडरलिज्म, अगर हम बात करें कि सेंट्रल और स्टेट के रिलेशंस भी क्या फेडरलिज्म को इफेक्ट करते हैं, बिल्कुल। देखिए अभी हमने कहा था कि एक आइडियल फेडरलिज्म कब मेंटेन होता है, जब दोनों आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट पे रहें और दोनों एक साथ रहने को तैयार हो। तो सेंट्रल और स्टेट जो रिलेशन है वो है यहाँ पर कि जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन में जो फेडरलिज्म है उसमें हम देखेंगे कि 1990 से पहले की क्या कंडीशन है। जो 1990 से पहले की जो कंडीशन थी वो ये थी कि जो सेंट्रल में और स्टेट में सेम पार्टी रूल कर रही थी, एंड दैट इज कांग्रेस। अगर एक ही पार्टी है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, तो कहीं ना कहीं वो जो है वो स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल्स को, अपने जो पावर्स है उनको इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाएगी। क्योंकि सारा रूल किसका चलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। और नहीं मानोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, निकलो यहाँ से, तो हम जो है चीफ मिनिस्टर चेंज कर देते हैं, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दैट वुड कंट्रोल्ड बाय द राइवल पार्टीज। और उस टाइम पे क्या था कि अगर कोई पार्टी जो है अपनी सरकार बनाना भी चाह रही थी और या किसी की गवर्नमेंट बन भी जा रही थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस यूज करके और कॉन्स्टिट्यूशन का मिस यूज करके और उसको हटा देती थी, ठीक है। दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ द फेडरलिज्म, और कहीं ना कहीं ये जो चीजें थी इन्होंने फेडरलिज्म की भावनाओं को बहुत ज्यादा आहत किया था। अब 1990s के बाद क्या हुआ? 1990s के बाद एक नया सिनेरियो देखने को पड़ा, और वो थी कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन मतलब कि गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार, यानी कि गठबंधन की सरकार मतलब कि अब क्या हो रहा था कि कोई भी एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी मिल नहीं रही थी। अब मेजोरिटी नहीं मिल रही थी तो क्या हो रहा था कि जो जिन पार्टीज को जितने अपने मेंबर्स चुने जा रहे थे वो सब मिलके आ रहे थे और सरकार बना ले रहे थे, और एक अलायंस बना रहे थे विद मेनी पार्टीज, ठीक है, इंक्लूडिंग द सेवरल रीजनल पार्टीज। और इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो रीजनल पार्टीज थी वो लाइमलाइट में आने लग गई, वो उन्होंने उनका रोल समझ में आने लगा, ठीक है, और वो सेंट्रल में सरकार बनाने में सहायता देने लग गई। जिसकी वजह से क्या हुआ, दिस लीड ए कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रेस्पेक्ट द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और इसकी वजह से क्या हुआ कि हर स्टेट को अपनी पावर समझ में आने लग गई और हर स्टेट अपनी पावर को इंप्लीमेंट करने लगा। तो इसका मतलब ये है कि 1990 के बाद क्या हुआ कि जो वन पार्टी डोमिनेशन था वो चेंज हुआ, और रीजनल पार्टीज जो थी वो अराइज होने लग गई, और वो रीजनल पार्टीज जो थी कहीं ना कहीं उस कोलिजन गवर्नमेंट के साथ वो अपनी महत्व को भी, अपने इंपॉर्टेंस को भी समझने लग गई। न्यू कल्चर ऑफ द पावर शेयरिंग बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट विद नो सिंगल पार्टी गॉट द मेजोरिटी सीट इन द पार्लियामेंट। क्योंकि ऐसा नया कल्चर क्यों आने लगा? क्योंकि किसी एक पार्टी को जो है वो बहुमत मिल ही नहीं रहा था, ठीक है। नेशनल एंड द रीजनल पार्टीज फॉर्म द अलायंसेस, और नेशनल और रीजनल पार्टीज अलायंसेस बना रही थी। दिस लीड ए न्यू कल्चर ऑफ द शेयरिंग द रेस्पेक्ट, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो स्टेट गवर्नमेंट का रेस्पेक्ट भी करने लग गई कि भाई तुम भी कुछ हो, तुम भी जो है अपने विधायक ला रही हो, अपने जो है चीजें हमें दे रही हो, तो बिल्कुल आपकी बात मानी जाएगी। दिस ट्रेंड इज सपोर्ट द मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस द स्टेट और गवर्नमेंट इन एन आर्बिट्री मैनर। और कहीं ना कहीं ये जो चीजें थी इसमें एक चीज और बहुत अच्छी रही कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो, हमने कहा कि कभी भी किसी को भी डिसमिस कर देती थी कुछ ना कुछ मिस यूज करके। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन चीजों पे काफी लगाम लगाई कि आप इस तरीके से जो है फेडरलिज्म का मजाक नहीं बना सकते। Thus the federal power sharing is more effective today than it was early year after the constitution came into the force। यानी कि जो अब देखा जाता है कि फेडरलिज्म ज्यादा इफेक्टिव वे में इंप्लीमेंट किया गया है एज कंपेयर टू पहले, ठीक है।
अब हम देख सकते हैं लिंग्विस्टिक जो है डाइवर्सिटी हमारे देश में बहुत ज्यादा जो है डाइवर्सिटी है। अकॉर्डिंग टू सेंसस अगर हम बात करें तो 2011 के आसपास जो है मोर देन 1300 डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस हमारे देश में हैं, और ये सारी लैंग्वेज जो है रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जैसे बुंदेलखंडी। अब क्या किया गया है कि इन सारी लैंग्वेज को, दीज लैंग्वेजेस आर ग्रुप टुगेदर अंडर द सम मेजर लैंग्वेजेस। देखो हमने कहा कि हमारे पास 22 लैंग्वेजेस हैं। अब जैसे भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, इन सबको हिंदी में डाल दिया गया है। मतलब कि क्या हुआ कि 1300 लैंग्वेजेस को कहाँ डालेंगे, कहाँ एकोमोडेट करेंगे? तो जो कुछ रीजनल लैंग्वेजेस थी ना, उनको पर्टिकुलर लैंग्वेजेस के अंदर अंदर डालते गए। ठीक है, तो जैसे ये पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, इनको हिंदी में डाल दिया गया। ठीक, तो 1300 लैंग्वेजेस को कैसे एकोमोडेट करेंगे भाई? आफ्टर द सेंसस फाउंड द 121 मोर मेजर लैंग्वेजेस। तो इसकी ग्रुपिंग के बावजूद भी 121 मेजर लैंग्वेजेस बन रही थी, जिसमें से 22 लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल के अंतर्गत जो है हमारे जो है शेड्यूल्ड लैंग्वेज, यानी कि शेड्यूल्ड क्लास में समझ लीजिएगा। शेड्यूल्ड लैंग्वेज मतलब उनको दर्जा दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, मतलब 121, मतलब 1300 में से 121 बनाई, 121 में से भी 22 को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, अब जो है यहाँ पर जो हम बात कर ले, अदर्स आर कॉल्ड द नॉन शेड्यूल। और जो 22 है, 22 के अलावा जो है उनको हम बोलते हैं नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस। तो इंडिया जो है परहैप्स ऐसी कंट्री है, इंडिया इज परहैप्स द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हमारा देश जो है लैंग्वेजेस के बेसिस पे मोस्ट डाइवर्स वर्ल्ड है। वही हम कह रहे हैं कि हमारे देश में डाइवर्सिटी भयंकर है। द लार्जेस्ट लैंग्वेज हिंदी, अगर हम बात करें, हिंदी इज द मदर टंग ओनली विद 44% इंडियंस, यानी कि हिंदी जो है एज ए मदर लैंग्वेज, जो फर्स्ट लैंग्वेज है, उसको 44% इंडियंस बोलते हैं। If we add all those who knew the Hindi as their second or third language, is the will less than 50%। अगर हम ये कहें कि कोई उतने लोगों को इंक्लूड करें जो कि हिंदी को जानते हैं, हिंदी समझ पाते हैं, उनकी सेकंड या थर्ड लैंग्वेज के फॉर्म में, उसका भी अगर हम टोटल मिला के परसेंटेज देखें तो वो 50% है। और अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश को जानने वाले 0.02% है। अनदर 11% इज नोन एज द सेकंड, अनदर सेकंड और थर्ड लैंग्वेज। तो यहाँ पर जो है दूसरे अदर लोग जो हैं, 11% लोग हैं जो कि अदर लैंग्वेजेस को जानते हैं। ये यहाँ पर ये मैंने जो चार्ट लिया है, ये आपकी एनसीईआरटी से लिया है कि जो है असमीज है, बंगालीज, जो आपका असमीज है, बंगालीज है, यहाँ यहाँ पर असमीज, बंगालीज, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी। तो ये सारी जो लैंग्वेजेस, इनको कितने परसेंट स्पीकर है वो है। हालांकि इस पे क्वेश्चन नहीं आता है, बस मैंने ऐसे लिख लिया है। अब बहुत अच्छा टॉपिक है, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? ये यहाँ पर हमने एक थर्ड टायर सिस्टम को इंक्लूड किया गया है। स्टेट इन इंडिया आर वेरी लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ द यूरोप। अगर हम बात करें तो हमारे देश में जो स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अगर हम यूरोप के एक देश की तुलना करें। कैसे? इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन जो है, जैसे उत्तर प्रदेश रशिया से बड़ा है पॉपुलेशन के टर्म में, महाराष्ट्र जर्मनी से बड़ा है पॉपुलेशन के टर्म में। तो इतने सारे लोगों को कैसे आप हैंडल करेंगे? यानी स्टेट गवर्नमेंट के का पास ये काफी दिक्कत हो जाती है कि वो इतने लोगों को कैसे हैंडल करे। तो उसी के लिए ही एक नया थर्ड टायर सिस्टम लॉन्च किया गया, दैट इज स्टेट, दैट इज लोकल गवर्नमेंट। The federal power sharing in India needs another tier of the government below that of the state government। तो ऐसी सिस्टम बनाया गया जो कि गवर्नमेंट के, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, और उसे बोला गया local government। This is the rationale of the decentralization of the power। This resulted in third tier of the government, this is a local government। local government जो है that is third tier system है, जो कि state government के अंडर में काम करती है, और इस चीजों को ही हम बोलते हैं decentralization या rationale of the decentralization। The practice of the taking power away from the union and the state government and giving it to the local government is called the decentralization। यानी कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेके हम एक नया सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, और जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, लेकिन एक नया सिस्टम या एक थर्ड पार्ट टायर ऑफ सिस्टम इंक्लूड कर रहे हैं। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन या रैशनल ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन। अब यहाँ पर जो है बेसिक आइडिया बिहाइंड द डिसेंट्रलाइजेशन, तो बेसिक आइडिया क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन एम टू टेकिंग द डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल टू इन्वॉल्व द पीपल ऑफ द गवर्नेंस। यानी कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है, इसका मेन टारगेट ये था कि लोकल लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाए डेमोक्रेसी में। क्यों? क्योंकि लोकल लोग जो होते हैं वो लोकल प्रॉब्लम्स को लोकल लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, और लोकल लोग जो होते हैं वो बेटर आइडियाज दे सकते हैं कि किस तरीके से हम इनको सॉर्ट आउट करें जो ये प्रॉब्लम्स है।
ठीक है, तो लोकल लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए हमने कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन में थर्ड टायर सिस्टम को इंक्लूड किया गया। लोकल गवर्नमेंट ऑल्सो इंक्रीज द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग, यानी लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है। इसके अलावा लोगों को लोकल गवर्नमेंट सर्व एज ए ट्रेनिंग स्कूल इन द डेमोक्रेसी, और कहीं ना कहीं लोगों को भागीदार होने का मौका मिलता है डेमोक्रेसी में। लोकल गवर्नमेंट शेयर द बर्डन ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बर्डन को ही शेयर कर रही है। अब यहाँ पर जो है अब हमने इंक्लूड तो कर दिया, लेकिन जो 1992 से पहले की जो स्टेट थी, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन जो हमने इंक्लूड किया था, उसकी क्या हालत थी? हमने लोकल गवर्नमेंट में दो चीजों को इंक्लूड किया गया, म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। म्युनिसिपैलिटीज विलेज लेवल पे काम करती है और म्युनिसिपैलिटीज टाउन लेवल पे काम करती है, यानी सिटीज लेवल पे काम करती है। जो पंचायत और जो म्युनिसिपैलिटीज हैं, बिफोर 1992 की हम बात कर रहे हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में थी डायरेक्टली। जो इलेक्शंस थे उनके रेगुलरली ना इलेक्शंस नहीं कराए जाते थे। लोकल गवर्नमेंट के पास पावर बहुत कम थी, और उनके पास जो थी देयर वाज अ वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब आपने कर तो दिया था डिसेंट्रलाइजेशन, लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने देखा कि इफेक्टिव क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने उनको पावर दी नहीं रखी है, तो काम कैसे करेंगे वो। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 73rd अमेंडमेंट किया गया पंचायत के लिए, एंड 74th अमेंडमेंट किया गया म्युनिसिपैलिटीज के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। और इसमें यहाँ पर जो है उन्हें यहाँ पर ही बताया, और जो अमेंडमेंट किए गए वो इस हिसाब से किए गए कि कॉन्स्टिट्यूशनली उनके इलेक्शन जो हैं वो रेगुलरली हेल्ड होने चाहिए। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर सीट्स रिजर्व की गई, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस को यहाँ पर मौका मिला, ताकि वो जो है प्रॉपर भागीदारी कर सके यहाँ पर। इसके अलावा जो है एटलीस्ट 1/3 सीट जो है औरतों के लिए यहाँ पर रिजर्व रखी गई, ताकि औरतों की भागीदारी भी बढ़े। इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया, जो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन है, और ये स्टेट इलेक्शन कमीशन रेगुलरली इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसको देखता है और कंडक्ट कराता है स्टेट इलेक्शंस, इनके लोकल इलेक्शंस को। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम मोर पावर्स एंड रेवेन्यूज। इसके अलावा पैसा भी देना पड़ा, भाई स्टेट गवर्नमेंट जो है पैसा देगी तभी तो वो काम होगा, ऐसा बोलने से काम नहीं होता, पैसा लगता, पैसा तो पैसा जो है वो कौन देगी? स्टेट गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि लोकल गवर्नमेंट किसके अंडर में? स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको जो है रेवेन्यूज दे, और जो है यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो देखे कि भाई ये ढंग से काम कर रही है, नहीं कर रही है, और कर रही है तो कितना कर रही है। अब इनके स्ट्रक्चर्स की हम बात कर लेते हैं। लोकल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में रूरल जो लोकल गवर्नमेंट है उससे हम बोलते हैं पंचायती राज। ये जो आपकी ग्राम पंचायत है, ये ईच विलेज और ग्रुप ऑफ द विलेज इन सम स्टेट हैज द ग्राम पंचायत। और जो है कई आपके जो विलेज लेवल पे जो लोकल गवर्नमेंट है उसका नाम है ग्राम पंचायत। ये 5 साल के लिए चुनी जाती है। इसका जो है जो प्रेसिडेंट है उसको हम सरपंच बोलते हैं, और बाकी मेंबर्स को पंच बोला जाता है। अच्छा, ये जो ग्राम पंचायत है इसको इलेक्ट कौन करता है? ग्राम सभा। ग्राम पंचायत को इलेक्ट करने वाला होता है ग्राम सभा, और ग्राम सभा जो होती है वो एक परमानेंट बॉडी है। और ग्राम सभा के जो वोटर्स होते हैं, ग्राम सभा के वोटर्स कौन से होते हैं? ऑल द अडल्ट मेंबर्स, यानी कि वही जो 80 अबव द 18 ईयर्स जो है वो सारे ग्राम सभा को बनाते हैं। और ग्राम सभा किसको बनाती है? ग्राम पंचायत को बनाती है। ठीक है, अब उसके बाद जो है there are the directly elections by the adult population in the ward or village, और इनके डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शन में वोट कौन देगा? सारे एडल्ट मेंबर्स। इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज, और कहीं ना कहीं पूरे विलेज के लिए ये पूरी एक जो है डिसीजन मेकिंग बॉडी का काम करती है। द पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। तो ग्राम सभा जो होती है परमानेंट बॉडी होती है। ग्राम सभा के मेंबर्स सारे अडल्ट मेंबर्स होते हैं विलेज के, और ग्राम सभा किसको बनाती है? ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत 5 साल के लिए बनती है, और ग्राम पंचायत का काम कौन देखता है? ग्राम सभा देखती है। ऑल द एडल्ट वोटिंग एज इन द विलेज फॉर्म द ग्राम सभा, यानी कि सारे गांव के लोग मिलके, अडल्ट लोग मिलके क्या बना लेते हैं? ग्राम सभा। द ग्राम सभा मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन ईयर टू प्रूव द पंचायत बजट एंड रिव्यू इट्स परफॉर्मेंस। और ग्राम सभा की हर साल में 2 या 3 बार मीटिंग होती है कि भाई जो बजट पास हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट से वो सही से विलेज के काम भी आ रहा है या नहीं हो रहा है, या बस ऐसे ही उड़ा दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो है आपका पंचायत, ग्राम पंचायत आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं पंचायत समिति या ब्लॉक लेवल। अब जो है आपने जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत आपने बना ली विलेज लेवल पे। ग्राम पंचायत, जब बहुत सारे ग्राम पंचायत को आप मिला देते हो तो उसको हम बोलते हैं पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल। द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। तो यहाँ पर जो है ब्लॉक लेवल पे, यानी कि जब बहुत सारे पंचायत जो है ग्राम पंचायत आपस में मिल जाती है तो वो बना लेती है पंचायत समिति, और उसे हम बोलते हैं ब्लॉक लेवल। ठीक है,
और यहाँ पर जो है सारे पंचायत के मेंबर्स ही यहाँ पर जो है इससे रिप्रेजेंटेटिव बॉडी यानी कि ब्लॉक लेवल के मेंबर्स होते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। ऑल द पंचायत समितिज एंड द मंडल। अब यानी कि बहुत सारी ग्राम पंचायत आपस में मिल गई, आपस में मिल गई। इन्होंने क्या, देखो ग्राम पंचायत बन गई, ग्राम पंचायत, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में जीपी लिख देती हूँ, ग्राम पंचायत। अब जब बहुत सारी ग्राम पंचायत मिल गई तो ये ग्राम पंचायत आपस में मिल गई पंचायत समिति, पीएस पंचायत समिति। अब ये जो सारी पंचायत समिति हैं ये आपस में मिलके क्या बनाएंगी, जिला परिषद। ठीक है, यानी ग्राम पंचायत आपस में मिलके जो है, जिसको आप जो है पंचायत समितिज बोल दो। अब बहुत सारी पंचायत, ऑल द पंचायत समितिज और द मंडल्स, और ये जो बहुत सारी पंचायत समिति है ये आपस में मिलकर बनाती है जिला परिषद। और ये जो मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड, और ये चुनाव लड़के ही आते हैं। और मेंबर ऑफ लोकसभा एंड एमएलएज ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज और ऑल्सो इट्स मेंबर्स। और जो लोकसभा और एमएलएज जो होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद, और जो जिला परिषद है वो जो पॉलिटिकली हेड होता है इन पार्टीज का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका क्या हुआ कि जो है आपका ग्राम पंचायत मिल गई तो पंचायत सभा, पंचायत समिति जब बहुत सारी मिल गई तो जिला परिषद। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अगर अर्बन बॉडीज, यानी कि अगर हम बात कर लें कि टाउन और स्मॉल सिटीज में कौन सी होती है, तो वो होती है म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटीज का जो हेड होता है वो म्युनिसिपल चेयरमैन होता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है वो बिगर सिटीज में काम करती है, और यहाँ पर इसका जो हेड होता है वो मेयर होता है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा लोकल गवर्नमेंट बॉडी है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर जो है हम एक जो है लास्ट टॉपिक बात कर लेते हैं कि हाउ फॉर इंडिया हैज बीन सक्सेसफुल इन द विद इन द लोकल गवर्नमेंट। क्या हमारा देश सक्सेसफुल हुआ है लोकल गवर्नमेंट बनाने से? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमारे देश में 36 लाख जो हैं वो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज हैं। इतनी लेवल पे काम हो रहा है, इतने विलेज लेवल पे, यानी इतने ग्रास रूट लेवल पे काम हो रहा है। इट इज डिपेंड द डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे डेमोक्रेसी को और मजबूत कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो विलेज लेवल पे जो आवाज उठाई जा रही है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अच्छा, अब क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? सिटिंग्स ऑफ द ग्राम सभा नॉट हेल्ड रेगुलरली। और कई बार देखा गया है कि ग्राम सभा जो है, जो कि हमने देखा है ग्राम सभा जो कि ग्राम पंचायत को जो है वॉच करती है, वो कई बार अपनी काम ढंग से नहीं कर रही है। मोस्ट स्टेट हैज नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर एंड एडिक्वेट पावर टू द पंचायत। और कई सारी स्टेट ने अभी तक पावर ढंग से शिफ्ट ही नहीं करी है। we far from the realizing the dream of ideal system of self government। अभी भी हम थोड़े से दूर हैं एक आइडियल सिस्टम से, लेकिन आइडियल कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं से बहुत कुछ होना सही है, मतलब कुछ नहीं होने से कुछ होना सही है। तो हमारे देश में बहुत कुछ हो भी रहा है, लेकिन थोड़ा सा और अगर हम सुधार करेंगे तो कहीं ना कहीं हम इसमें और ज्यादा लेवल पे पहुंच जाएंगे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, गुड बाय, टिल देन फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।